वेलकम अगेन एवरीवन। तो EMRS टीचिंग मैथडोलॉजी हम कवर कर रहे हैं और उसका सेकंड लेक्चर है आज। और इसमें हम कवर करेंगे लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं टीचिंग को, वो टीचिंग मेथड्स, एड्स। ठीक है, ये सारे आज हम कवर कर लेंगे। इससे पहले हम टीचिंग, उसका कॉन्सेप्ट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और वो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो हम लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट है उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपको 1 बाय 1 सारी लेक्चर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ आज के सब टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं। पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, किस टाइप के लर्नर्स होते हैं वो देखेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, फिर फैक्टर्स जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं वो, उसके बाद शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं और टीचिंग एड्स। ठीक है, टीचिंग एड्स इज़ वेरी इजी, आप लोगों ने बीएड में भी पढ़ा होगा, फॉर अदर एग्ज़ाम्स भी बहुत बार आप पढ़ चुके होंगे, है ना। अब हमारी जो वीडियोज़ हैं उनकी पीडीएफ जो जैसे आप लोग ये पढ़ोगे ना, तो ये पीडीएफ अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, नई वीडियोस जो भी आती है वो टेलीग्राम में डाल दी जाती है। ठीक है, तो इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, नेल स्टडी टाइम ऑफिशियल। और ये अगर आप DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये उसकी प्लेलिस्ट है, आप चैनल में चेक कर सकते हो। ठीक है, ये KVS पेडागोजी की सारी जो प्लेलिस्ट है इस तरीके से बनी हुई है, और ऐसी ही EMRS की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो अब हम अपना लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। लर्नर्स तो सबसे पहले कौन होते हैं? शिक्षार्थी, जो जिनको हम सिखा रहे होते हैं। ठीक है, तो लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। तो शिक्षार्थी की जो विशेषताएं हैं, ठीक है, ये हमें किसके बारे में बताती है? एबिलिटीज़ ऑफ एन इंडिविजुअल विच अफेक्ट हाउ एंड व्हाट दे लर्न। ये किसी भी व्यक्ति की उस क्षमता के बारे में बताती है कि वो कैसे सीखते हैं, मतलब कोई भी चीज़ वो सीख रहे हैं तो क्या सीख रहे हैं और वो कैसे सीख रहे हैं, उनका सीखने का तरीका क्या है। तो ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इट टेल्स अबाउट द पर्टिकुलर लर्निंग स्टाइल ऑफ एन इंडिविजुअल। ये किसके बारे में बताती है कि एक कोई भी इंडिविजुअल है, उसकी लर्निंग स्टाइल, सीखने की शैली जो है वो क्या है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स, और हमें पता है कि भिन्न भिन्न तरीके के सीखने वाले जो लर्नर्स हैं वो होते हैं, और उनके अलग अलग तरीका उनका होता है सीखने का। ठीक है, तो नाउ पहले हम लर्निंग स्टाइल्स ही डिस्कस कर लेते हैं कि ये सीखने की शैलियाँ कौन कौन सी है। ठीक है, तो सीखने की जो शैलियाँ हैं उसको एक्सप्लेन किया है फ्लेमिंग ने। ठीक है, इन्होंने क्या मॉडल दिया? वार्क मॉडल। कौन सा मॉडल? वार्क मॉडल, वार्क। तो फ्लेमिंग ने, ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि वार्क मॉडल किसने दिया लर्निंग स्टाइल का? तो ये दिया फ्लेमिंग ने। ठीक है, तो वार्क, वार्क V फॉर विजुअल, विजुअल यानी दृश्य, A फॉर ऑडिटरी यानी सुनकर, ठीक है, R फॉर रीडिंग या राइटिंग, पढ़ना या लिखना, K फॉर काइनेस्थेटिक या गतिज। ठीक है, तो ये 4 स्टाइल दी हैं उन्होंने। इन्होंने कहा कि 4 तरीके हैं, 4 तरीके की लर्निंग स्टाइल हैं, इन 4 तरीक़ों से लोग सीखते हैं। ठीक है, पहला है विजुअल लर्नर्स। विजुअल को क्या कहा इन्होंने कि इमेज, मैप, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स। ठीक है, तो इन चीज़ों से जो पर्सन ज़्यादा सीखता है, ठीक है, तो वो कैसा है? एक विजुअल लर्नर है, एक दृश्य शिक्षार्थी है। पिक्चर दिखा दो आप, कोई मैप दिखा दो, या कुछ भी तरीके की आप मतलब जो ये वाली चीज़ें हैं ये दिखाओ, और वो अगर उसको उससे ज़्यादा समझ में आता है तो वो एक विजुअल लर्नर है। दूसरे होते हैं ऑडिटरी लर्नर्स। ऑडिटरी लर्नर्स श्रवण शिक्षार्थी, जो सुन के ज़्यादा सीखते हैं, सुन के ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें क्या आता है? देखो, बेस्ट अंडरस्टैंड, उन वो सबसे बेस्ट तरीके से कैसे समझते हैं? थ्रू लिसनिंग, सुनने के थ्रू, या फिर वो खुद बोलें किसी सिचुएशन में, लेक्चर या ग्रुप डिस्कशन में, वो इस तरीके से ज़्यादा सीखते हैं। तो फ्लेमिंग के अकॉर्डिंग 4 हैं, विजुअल हो गया, ऑडिटरी हो गया। अब आते हैं रीडिंग राइटिंग वाले पे। जो लोग रीड करके, पढ़ के या फिर लिख के ज़्यादा उनको समझ में आता है वर्ड्स के थ्रू। ठीक है, तो ये जो लर्नर्स होते हैं ये ट्रांसलेट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इनटू वर्ड्स एंड एसेज। कोई भी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होता है, यानी जो अमूर्त अवधारणा होती है, उसको शब्द और निबंधों में ये अनुवाद करने में सक्षम होते हैं, जैसे पोइट्स वगैरह हो गए, है ना। फोर्थ है, ये नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, काइनेस्थेटिक लर्नर, यानी जो गतिज शिक्षार्थी होते हैं वो कैसे सीखते हैं? थ्रू टैक्टाइल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन।
कोई भी इंफॉर्मेशन है वो स्पर्शीय प्रतिनिधित्व के माध्यम से सीखते हैं, जैसे खुद करके वो सीखते हैं। बेस्ट थ्रो फिगरिंग थिंग्स आउट बाय हैंड, मतलब वो अपने हाथ से फिगर आउट करेंगे उन चीज़ों को और तब वो चीज़ें उनके समझ में आती है, तो वो क्या होते हैं, काइनेस्थेटिक लर्नर। तो ये 4 तरीके की स्टाइल हो गई, ये 4 तरीके के लर्नर जो है फ्लेमिंग ने हमें बता दिए। ठीक, नाउ डिफरेंट लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं वो, तो सबसे पहले हम देखते हैं पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उसकी व्यक्तिगत विशेषताएं हैं। ये किससे रिलेटेड है कि उसकी एज क्या है, यानी एक सीखने में एक एज मैटर करती है। जो पर्सन है उसका जेंडर क्या है, वो कौन सी भाषा बोलता है, कौन से उसका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो इन बेसिस पे हम जो लर्नर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को असेस करते हैं। सेकंड है हमारे पास एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। एकेडमिक यानी उसकी शैक्षणिक विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो उस कोई भी इंडिविजुअल है उसकी शैक्षणिक विशेषताओं के आधार पर हम उसे जज करते हैं कि उसे नॉलेज कितनी है, उसकी शिक्षा का स्टाइल क्या है, लेवल ऑफ एजुकेशन जो है उसका इसी बेस पे कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है सोशल एंड इमोशनल। ठीक है, उसकी सामाजिक और भावनात्मक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है। अब इसके अंदर क्या आएगा, उसकी सेल्फ इमेज, अपने बारे में क्या इमेज है उसकी, एफिकेसी क्या है, कितनी प्रभावकारिता है, एकजुटता कितनी है ना। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे एक इंडिविजुअल को यहाँ पे जज किया जाता है। नेक्स्ट इज़ कॉग्निटिव। कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मकता, कि उसकी संज्ञानात्मक विशेषताएं या कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो क्या क्या हैं। तो मेंटल कैपेबिलिटीज़ क्या क्या हैं किसी भी पर्सन की, यहाँ पे क्या जांचते हैं हम, उसकी इंटेलेक्चुअल कैसी है, मतलब कितना वो, उसकी बौद्धिक क्षमताएँ क्या हैं, कितना उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स या स्किल्स जो हैं वो अच्छी हैं उसकी। तो यहाँ पे मानसिक क्षमताएं जो है एक इंडिविजुअल की वो मापी जाती हैं। तो 4 क्राइटेरिया हैं लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, उसकी पर्सनल, उसकी एकेडमिक, उसका सोशल इमोशनल और मानसिक यानी संज्ञानात्मक उसकी कैपेबिलिटीज़। ठीक है, नेक्स्ट अब एज के बेसिस पे हम इन लर्नर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको देखते हैं ना। प्रॉपर जो है ना लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स उसको हम देख रहे हैं। अब हमने 4 तरीके के देख लिए। पहले हमने ये देखो कौन से थे, ये विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग राइटिंग वाले और काइनेस्थेटिक वाले। ठीक है, और इन 4 बेसिस पे हम इसको मापते हैं कि सोशल, कॉग्निटिव, एकेडमिक, पर्सनल। नाउ जो यंग लर्नर्स हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हम एज स्पेसिफिक पे जाते हैं। ठीक है, एज एक एज ग्रुप की के लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यंग लर्नर्स में कौन आते हैं, ग्रेड 1 to 4 के स्टूडेंट्स जो है वो आते हैं। ये लोग कैसे लर्न करते हैं। अब हम लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, डेफिनेशन क्या थी कि कोई भी इंडिविजुअल किस तरीके से सीखता है, उसकी एबिलिटीज़, तो वही अब हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये जो यंग लर्नर्स हैं यानी ग्रेड 1 to 4 के जो स्टूडेंट्स हैं, ये लर्न बाय टॉकिंग अबाउट देमसेल्व्स। कैसे सीखते हैं, खुद से बात करके। अब हमें यही देखना है कि सीखते कैसे हैं, अपनी फैमिली के बारे में या अपने फ्रेंड्स के बारे में। जो छोटे बच्चे होते हैं, दे आर वेरी कीन टू सर्च फॉर न्यू कॉन्सेप्ट्स। ये लोग बहुत उत्सुक होते हैं नए जो कॉन्सेप्ट है, नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए, नए नए आइडियाज़ के बारे में जानने के लिए। दे यूजली यूज़ देयर इमेजिनेशन टू डिस्कवर न्यू थिंग्स। ये क्या, किस चीज़ का यूज़ करते हैं, अपनी कल्पना का उपयोग करते हैं नई चीज़ों को खोजने के लिए। दे यूज़ देयर सेंस ऑफ टच, क्योंकि ये होती है ना, हमने पियाजे में भी पढ़ा, ये सेंसरी मोटर स्टेज होती है ना। तो यहाँ पे वो अपनी सेंसेस का यूज़ करते हैं, टच का, स्मेल का, देखने का, सुनने का, नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए। ठीक है, देयर अटेंशन स्पैन इज़ क्वाइट शॉर्ट। इनकी अटेंशन स्पैन जो है वो क्या होती है, बहुत छोटी होती है, यानी कम अवधि की होती है। अब यहाँ से ना ये जितने भी पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, यहाँ से कोई भी एक क्वेश्चन जो है उठा के रख देंगे कि भाई कौन सी स्टेज पे या कौन से एज ग्रुप के कौन से लर्नर्स होते हैं जो जिनका अटेंशन स्पैन शॉर्ट होता है। तो वहाँ पे क्या आएगा, यंग लर्नर्स। वहाँ पे एडोलसेंट डाल सकते हैं, अडल्ट डाल सकते हैं, लेकिन आंसर क्या रहेगा, यंग लर्नर्स। तो बहुत ध्यान से देखना इसको। इनका अटेंशन स्पैन जो है शॉर्ट होता है, छोटा होता है। सो दे कॉन्स्टेंटली नीड टू बी इन्वॉल्व। तो इनको हमेशा, मतलब कॉन्स्टेंटली, आपको छोटे बच्चे कहते हैं ना, इनको इन्वॉल्व रखो, क्योंकि बहुत जल्दी बच्चों का ध्यान जो है इधर उधर चलता रहता है। तो उनको कैसे एंगेज रखो, एक्टिविटीज़ में एंगेज रखो, ताकि उनकी अटेंशन जो है वो वहीं पे लगी रहे, किसी ना किसी चीज़ में वो एंगेज्ड रहें। दे नीड टू बी कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड। आपको उन्हें मोटिवेट करते रहना है, प्रेरित करते रहना है, और
उनको एनकरेज करना है नई चीज़ें करने के लिए, नए काम करने के लिए। दीज स्टूडेंट्स नीड पर्सनल गाइडेंस फ्रॉम टीचर्स कॉन्स्टेंटली, और कॉन्स्टेंटली इनको क्या ज़रूरत होती है, पर्सनल गाइडेंस की, मतलब शिक्षकों से निरंतर इनको मार्गदर्शन जो है वो मिलते रहना चाहिए। 4th क्लास तक के बच्चों की बात हो रही है, ठीक है। नाउ जो अडोलेसेंट लर्नर्स है, यानी जो किशोर शिक्षार्थी है, वो कैसे सीखते हैं, उनका क्या तरीका है। नाउ अडोलेसेंट लर्नर्स जो होते हैं, अडोलेसेंस की एज आपको पता है कौन सी एज होती है, टीन एज। नाउ जो टीन एज के जो स्टूडेंट्स होते हैं, यहाँ पे उनके हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, उनकी एक सेल्फ इमेज बन रही होती है, वो अपना कॉन्सेप्ट फॉर्म कर रहे होते हैं और काफ़ी सारी चीज़ों से वो डील कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो टीन एज होती है, इसमें वो कैसे सीखते हैं, देखो यहाँ पे बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो शिफ्ट होता रहता है, लेकिन इस एज में प्रॉब्लम क्या आती है कि जब लर्नर्स लूज इंटरेस्ट इन ए सब्जेक्ट मैटर, कि कोई भी सब्जेक्ट मैटर है, टॉपिक है, जब अगर वो किसी भी रीज़न से अगर वो इसमें रुचि खो देते हैं, तो दे बिकम क्वाइट डिसरप्टिव एंड डोंट वांट इन्वॉल्वमेंट इन इट एनी फर्दर। तो वो उसमें उसको मतलब एक तरीके से बिल्कुल ही कट ऑफ कर देते हैं और उसके अंदर दोबारा शामिल होना ही नहीं चाहते। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि कोई भी टॉपिक या चीज़ ऐसी ना जाए कि बच्चों का इंटरेस्ट वहाँ पे ख़त्म हो जाए, ठीक है। दे नीड हेल्प एंड सपोर्ट फ्रॉम टीचर्स। यहाँ पे क्या होता है, बच्चों को हेल्प और सपोर्ट चाहिए होती है टीचर्स से इस एज में स्पेशली, क्योंकि वो तो खुद को ही समझ रहे होते हैं इस टाइम पे, तो उनके अंदर जो चेंजेस आ रहे होते हैं वो उससे डील कर रहे होते हैं, उनको खुद नहीं समझ आता कि इन सिचुएशन से कैसे डील करना है। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली सपोर्ट चाहिए होता है टीचर्स से बच्चों को, जो उन्हें कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेलेवेंट फीडबैक फॉर कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट, कि वो अपने अंदर कैसे निरंतर सुधार करते रहे, उन्हें टीचर से फीडबैक मिलते रहना चाहिए। दे कैन ड्रॉ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अब यहाँ पे जो टीन एज के जो बच्चे हैं वो अलग अलग सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जैसे इंटरनेट से, अपने खुद के एक्सपीरियंस से, किताबों से, है ना, सक्षम हो जाते हैं ना टीन एज के स्टूडेंट्स। They need the help of teachers for bridging the gap between the syllabus design and their own area of interest. यहाँ पे टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है स्टूडेंट्स को वो गैप भरने के लिए, कौन सा, कि उनके खुद के इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि टीन एज में क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या सब्जेक्ट डिवाइड हो रहे होते हैं, तो उस टाइम पे बच्चे जो हैं उनका खुद का इंटरेस्ट और मतलब उनको उस गैप को भरने के लिए टीचर की हेल्प चाहिए होती है कि हम कौन सा सब्जेक्ट या किस तरीके की चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए और किस में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए। दे कैन परफॉर्म चैलेंजिंग एक्टिविटीज़। चुनौतीपूर्ण गतिविधियाँ ये लोग बिल्कुल कर सकते हैं। दे नीड टू बी डायरेक्टेड एंड गाइडेड सो एज टू कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ सक्सेस। इन्हें यहाँ पे यानी टीन एज पे क्या डायरेक्शन मिलनी चाहिए, मतलब टीचर जो है वो उनको निरंतर उनका मार्गदर्शन करते रहें ताकि वो सक्सेस को अचीव कर पाएँ। नाउ जो एडल्ट लर्नर्स होते हैं, जो 18+ होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि अब तो कॉलेज में चले जाते हैं बच्चे, है ना, ये क्या होते हैं, हाईली डिसिप्लिन्ड होते हैं। अब सबकी बात नहीं हो रही है, एक यूजुअल बात हो रही है। यहाँ पे बच्चे डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं कि भाई एज यूजुअल जब टीचर क्लास में बोल रहा है तो शोर नहीं करना चाहिए, है ना। वही एक 2nd क्लास के बच्चे से तो हम सेम बात नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, है ना। एंड यूजुअली लर्न बाय एक्सपीरियंस, और किससे सीखते हैं, आमतौर पर अपने अनुभव से सीखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं, हाईली डिसिप्लिन कौन सी एज के या जो लर्नर्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो अडल्ट लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक होता है। एडल्ट लर्नर्स आर रिजल्ट ओरिएंटेड। कौन से जो लर्नर्स हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, तो अडल्ट लर्नर्स। देयर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली डिफाइंड। इनके सीखने के उद्देश्य स्पष्ट हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनको क्या सीखना है, उनके क्या गोल्स हैं और वो ज़िंदगी में क्या अचीव करना चाहते हैं, है ना। नेक्स्ट, दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन सेलेक्टिंग वट एंड हाउ टू बी लर्न। अब वो उनको पता होता है कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, वो खुद ही इस चीज़ का चयन भी करते हैं। दे प्रेफर टू रिलाई अपॉन देमसेल्व्स, वो खुद पे भरोसा करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। एंड वर्क ऑन देयर ओन सेल्फ बेस्ड, क्योंकि जब कॉलेज में बच्चे तो वो अपनी इच्छा अनुसार ही काम करना पसंद करता है, ठीक है। ज़्यादा उनको बताते नहीं है कि तुम ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, क्योंकि वो उस टाइम पे खुद ही इतने मैच्योर हो चुके होते हैं कि उनके इंटरेस्ट क्या है, उस हिसाब से वो खुद ही अपनी प्लान बनाते हैं, वो अपने पसंदीदा सब्जेक्ट्स जो हैं उनको वो पढ़ते हैं। दे पोजेस वाइड नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड एक्सपेक्टेशंस। उनके पास नॉलेज काफ़ी सारा होता है, अनुभव भी हो चुका होता है और उनकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। देयर पेस ऑफ लर्निंग डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट मैटर। अब उनकी सीखने की गति ना
सब्जेक्ट मैटर, उनकी अपनी बुद्धि, उनकी खुद की इंटेलेक्ट क्या है, उनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है प्रोसेस में, और जो मैथडोलॉजी यूज़ की जा रही है उनको पढ़ाने के लिए उस पर निर्भर करती है। यानी वो कितनी जल्दी सीख रहे हैं वो किस पे डिपेंड करेगा, उनकी खुद की समझ पे, आप क्या पढ़ा रहे हो वो उनके इंटरेस्ट का है या नहीं उस पर, ठीक है, और किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, इन सब चीज़ों पे। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, वो फैक्टर्स जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसको अब हम डिस्कस कर लेते हैं। लर्नर साइकोलॉजिकल इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो शिक्षार्थी है उसके मनोवैज्ञानिक या व्यक्तिगत विशेषताएं जो हैं वो, और दूसरा है टीचर्स एंड क्लासरूम सपोर्ट, कि भाई टीचर कैसे हैं, क्लासरूम सपोर्ट कैसा मिल रहा है, एनवायरनमेंट जो है वो कैसा मिल रहा है, दूसरे सराउंडिंग फैक्टर्स जो है वो कैसे हैं। तो यानी टीचिंग आप पढ़ा रहे हो एक सिचुएशन में, तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, स्कूल कैसा है, बिल्डिंग कैसी है, फैसिलिटीज़ क्या क्या है, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है या नहीं है, TLM कितने अवेलेबल हैं, है ना। तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है। सबसे पहले तो लर्नर्स, उनका इंटरेस्ट कि उनकी रुचि है भी या नहीं, एप्टीट्यूड उनका कौशल कितना है, उनका एटीट्यूड नज़रिया कैसा है आपके प्रति, सब्जेक्ट के प्रति, वो कितने मोटिवेटेड हैं, उनकी मेंटल हेल्थ कैसी है, एस्पिरेशन टुवर्ड्स द गोल ऑफ लाइफ, की उनके जो जीवन के लक्ष्य हैं उनके प्रति वो कितने आकांक्षित हैं, ठीक है, यानी उनकी कितनी इच्छा है गोल्स को अचीव करने की, राइट। दूसरा है टीचर, टीचर इंपॉर्टेंट इसलिए उसकी क्वालिफ़िकेशन, यानी वो कितना योग्य है पढ़ाने के, उसके पास स्किल्स कौशल कैसे हैं, उसका एक्सपीरियंस अनुभव कितना है, उसे पैशन फॉर टीचिंग की पढ़ाने का जुनून है भी या नहीं है, या ज़बरदस्ती उस प्रोफेशन में है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है कैसी हैं टीचर की, ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं ना। जो टीचिंग पर्सनल, यानी बहुत सारी चीज़ ना, तो टीचर अब यहाँ पे फैसिलिटेटर, लीडर, इंस्ट्रक्शनल डेवलपर, ऑर्गेनाइजर ऑफ द क्लास होता है, तो इनमें से वो किसका रोल है, यानी टीचिंग मेथड्स जो है वो कैसे अडॉप्ट कर रहा है, इंटरैक्टिव और चाइल्ड सेंटर्ड होने चाहिए वैसे तो, फ्रेंडली और चीयरफुल, और इस तरीके का टीचर होना चाहिए जो फ्रेंडली हो, चीयरफुल हो, बच्चों की तरफ दयालु हो, और मतलब उनके लिए सिंपैथी रखें, ठीक है, उनके रिक्वायरमेंट में वो इंटरेस्टेड हो, और स्टूडेंट्स के साथ वो पेशेंट रहे, ठीक है। नेक्स्ट, क्लासरूम कैसा होना चाहिए, क्लासरूम का लुक अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर जो है कलर होना चाहिए, पेंटेड होनी चाहिए वॉल्स, उसके अंदर फ्लैनल बोर्ड्स वगैरह लगे होने चाहिए, न्यूज शीट्स, चार्ट्स, है ना, वेल लाइटेड, लाइट होनी चाहिए, प्रॉपर खिड़कियां वगैरह, मतलब रोशनी वोशनी आए, पानी वानी का सही से फैसिलिटी होनी चाहिए, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्कूल का है, स्कूल की बिल्डिंग है ना अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं टूटी फूटी है, कमरे जो है स्पेशियस होने चाहिए, प्रॉपर फंक्शनिंग होनी चाहिए, है ना, क्लासरूम का डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए, लाइब्रेरी जो है वो स्कूल में होनी चाहिए ताकि वो जो है मतलब ईज़िली बच्चे एक्सेस कर पाएँ और उधर शोर ना हो बहुत ज़्यादा। लाइब्रेरी जो है उसके अंदर अच्छी अच्छी बुक्स स्टूडेंट्स के नीड्स की होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, वर्क बुक, रेफरेंस बुक, है ना, तो ये गैर कथा मतलब ये सारी तरीके की चीज़ें जो हैं उसके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद स्कूल का प्लेग्राउंड इम्पॉर्टेंट है, आपको पता है कि प्लेग्राउंड बच्चों की बहुत मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए नीड है ना, क्योंकि उनको फिज़िकली भी डेवलप होना है, सिर्फ एकेडमिकली नहीं, तो गेम्स होने चाहिए, और जो इंडोर गेम्स हैं उनकी भी फैसिलिटी होनी चाहिए, आउटडोर गेम है उनकी भी होनी चाहिए। बहुत सारे अब जो स्कूल्स हैं उनके अंदर जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स और ये इस तरीके के गेम्स जो हैं वो खिलाए जाते हैं। अदर फैसिलिटीज़ में कौन कौन सी चीज़ें आ गई, अब अदर फैसिलिटीज़ में जैसे अपार्ट फ्रॉम हैविंग ए गुड लाइब्रेरी से, जैसे लाइब्रेरी हो गई, लैब्स होने चाहिए, प्लेग्राउंड और म्यूज़िक रूम, कंप्यूटर रूम, वर्कशॉप वगैरह होनी चाहिए, है ना। उसके अलावा जो है बहुत सारी एक्टिविटी रूम होना चाहिए जिससे कि एक्सपीरियंस, पेंटिंग, क्राफ्ट वर्क, म्यूज़िक, है ना, गाना, बच्चे चित्र कर पाएँ, मतलब ये सारी चीज़ें जो बच्चों की नीड है, एक अच्छा स्कूल का एनवायरनमेंट, यानी जो चीज़ें टीचिंग में रिक्वायर्ड हैं, है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें होंगी तो टीचर अपना स्कोप जो है वो बहुत क्या कहते हैं उसको वाइड कर पाएगा, और जितना वाइड स्कोप होगा बच्चे उतना ज़्यादा सीखेंगे। तो टीचिंग में इन सब की चीज़ नीड है, लाइब्रेरी की है, क्लासरूम की है, और लेबोरेटरीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे टीचिंग मेथड्स। तो फैक्टर्स जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं वो तो हो गए, अब हम डिस्कस करते हैं टीचिंग मेथड्स। नाउ इसमें पहला जो मेथड है वो है लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि। अब इसमें ना सबको पता है लेक्चर मेथड क्या होता है, टीचर आता है और क्लासरूम में लेक्चर देता है, व्याख्या कर देता है उसकी, है ना। दूसरा है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड,
यहाँ पे जो टीचर है वो बच्चों को एक्सपेरिमेंट करके दिखाएगा और बच्चे केवल देख सकते हैं। तीसरा है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इसमें क्या होता है ना, आप जो टीचर है वो व्याख्यान भी कर रहा होता है और कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह होता है वो भी करके दिखा रहा होता है। ये इंपॉर्टेंट है। हायरिस्टिक या डिस्कवरी मेथड, ये दिया था H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, द सोल ऑफ लर्निंग ऑफ साइंस इज एक्सप्लोरेशन, कि विज्ञान सीखने की आत्मा अन्वेषण है, ठीक है। द लर्नर शुड एक्सप्लोर द फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स देमसेल्व्स, जो बच्चे हैं, शिक्षार्थी हैं, उनको खुद तथ्यों और सिद्धांतों का पता लगाना चाहिए। हायरिस्टिक, अब हायरिस्टिक और या डिस्कवरी मेथड कहते हैं हम इसे। इसका मीनिंग ये होता है क्या, फाइंडिंग थ्रू एक्सपीरियंस, अपने अनुभव से आप खोज कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि। प्रॉब्लम सॉल्विंग ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, तो इसमें इसका भी अपना जो है ये एक तरीके से साइंटिफिक ही माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर स्टेप्स होते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ सेट ऑफ इवेंट्स इन विच ह्यूमन बीइंग वांट्स टू अचीव सम गोल्स। इसमें ह्यूमन बीइंग कोई गोल है उसको प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। ये गैगने ने दी थी ये डेफिनेशन, गैगने ने। दिस मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ऑब्वियसली क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग किस में होती है, मैथ्स में होती है, केमिस्ट्री फिजिक्स में जो प्रॉब्लम्स होती हैं या जिन्हें हम न्यूमेरिकल्स वगैरह कहते हैं ना, उनमें यूज़ होती है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो गया। नेक्स्ट मेथड इज़ प्रोजेक्ट मेथड। दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। इसमें भी दो तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। पहला, व्हेन सम स्टैटिक और वर्किंग मॉडल इज़ मेड इन साइंस और सोशल साइंस, कि या तो आप पहले कोई मॉडल बना दीजिए, चाहे वो स्थिर हो चाहे वो कार्यशील मॉडल हो, वो बनाइए। दूसरा क्या है, इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट यूज़ किया जाता है, कि जांच परियोजना करो, जांच से आप पता करो। इसमें क्या होता है, रिसर्च करते हैं हम, या सर्वे जो है वो होता है। सर्वे क्या होता है कि कहीं कहीं जगह पे आप जाओ, उस चीज़ का निरीक्षण करो और फिर जो डेटा है वो आप निकालो, फिर उसकी एक रिपोर्ट बनती है बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स, कि आपको क्या सोल्यूशन मिला या क्या आंसर मिला, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रोजेक्ट मेथड। दो तरीके से, या तो कुछ आप मॉडल दे दो या तो इन्वेस्टिगेशन या कोई रिसर्च का काम दे दो, ठीक है। नेक्स्ट है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। अब आगमनात्मक और निगमनात्मक विधि, ठीक है। ये भी आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा सीटेट के टाइम पे भी एंड अदर एग्जाम्स के टाइम पे भी। इंडक्टिव मेथड में सिंपली क्या होता है, इसमें हम स्पेसिफिक से जनरल रिस्पॉन्स की तरफ जाते हैं, और जो डिडक्टिव मेथड होता है इसमें हम जनरल से स्पेसिफिक रिस्पॉन्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। विशिष्ट से सामान्य आगमनात्मक में, और निगमनात्मक में सामान्य से विशिष्ट। अब देखो, जैसे अगर आपने पहले कुछ एग्जाम्पल दिए, कुछ फैक्ट बताए और उसके बाद आप एक कंक्लूजन पे पहुँचे, ठीक है। जैसे मैथ्स में आप ये लगा लो, कोई एग्जाम्पल दिया और उसके बाद एक थ्योरम डिराइव की, तो वो क्या हो गया, इंडक्टिव मेथड। और या फिर पहले आपने थ्योरम दे दी, एक रूल दे दिया, और उसके बाद आप उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या फिर उसको जनरलाइज कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, निगमनात्मक दृष्टिकोण, या फिर क्या कहते हैं उसे, डिडक्टिव मेथड, ठीक है। नेक्स्ट है एनालिटिक एंड सिंथेटिक मेथड, विश्लेषणात्मक और एवं सिंथेटिक विधि। अब एनालिटिक में क्या होता है, एनालिसिस होते हैं, मीन्स टेकिंग ए बिग और ए कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम और कॉन्सेप्ट एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड बाय ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर यूनिट्स। एनालिसिस में क्या करते हैं, एक बड़ी प्रॉब्लम हमने ले ली और हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड करके और तब सॉल्व कर रहे हैं। सिंथेटिक मेथड में क्या होता है, वी मूव फ्रॉम अननोन टू नोन और फ्रॉम कंक्लूजन टू हाइपोथेसिस। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो चीज़ हमें नहीं पता, हमें अज्ञात है, उससे हम ज्ञात की ओर जाते हैं, और कंक्लूजन टू हाइपोथेसिस, एक कंक्लूजन हमें पता है और उससे हम हाइपोथेसिस यानी जो मेन स्टेटमेंट थी उस तक हम पहुँचते हैं। सिंपली जो सिंथेटिक है वो एनालिटिक का उल्टा हो जाएगा, कि इसमें तो बड़ी प्रॉब्लम उसको छोटे छोटे पीसेस में हम लोग डिवाइड कर रहे थे, यहाँ छोटी छोटी चीज़ों को सॉल्व करके हम एक बड़े हाइपोथेसिस पे पहुँच रहे हैं कि मेन प्रॉब्लम ये थी, ठीक है। नाउ लेवल्स ऑफ टीचिंग, जो टीचिंग है, शिक्षण है, उसके स्तर क्या क्या हैं, लेवल्स कौन कौन से हैं उसके। नाउ अकॉर्डिंग टू होकानसन एंड हुपर, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग कितने लेवल्स हैं टीचिंग के, 5 लेवल्स हैं, ठीक है। लेवल 1 है रिसेप्शन, ठीक है। रिसेप्शन मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन आपने दी तो जो लर्नर है वो उसको रिसीव कर रहा है, इसे कहते हैं रिसेप्शन,
ठीक है। एट दिस लेवल द लर्नर इज़ देयर टू रिसीव इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे जो लर्नर है वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर लेता है, यानी जानकारी को प्राप्त कर लेता है। द टीचर हैज़ टू गिव आंसर्स एंड रिस्पॉन्सेज, अब टीचर जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स को आंसर करता रहता है जो भी वो क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। दिस लेवल इज़ जस्ट अ सेटलिंग लेवल फॉर लर्नर्स बोथ फिजिकली एंड मेंटली, इस स्तर पर जो शिक्षार्थी हैं वो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्थिर स्तर पर होते हैं। दूसरा कौन सा लेवल है, एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन यानी अब जो आपने सीख लिया उसको आप अप्लाई करो, जो इंटरेक्शन हो रहा है बिटवीन टीचर एंड लर्नर यहाँ पे शुरू हो जाता है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, अब किसी क्वेश्चन के फॉर्म में हो, इंक्वायरी हो, डिस्कशन हो, बातें हों, इस तरीके से। एट दिस लेवल, इस लेवल पे क्या होता है, द क्लास बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग एंड क्रिएटिव, यहाँ पे इस जो कक्षा है वो अधिक रोचक और रचनात्मक हो जाती है। किस लेवल पे, अगर पूछा जाए ये क्वेश्चन आ जाए कि किस लेवल पे जो है इंक्वायरी, डिस्कशन, क्वेश्चंस जो है वो शुरू हो जाते हैं, या फिर जो क्लास है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव हो जाती है, तो वो कौन से लेवल पे हो जाती है, लेवल 2, एप्लीकेशन लेवल पे, ठीक है। द लेवल ऑफ थिंकिंग एंड एनालिजिंग द कॉन्सेप्ट इंक्रीजेज, कि कॉन्सेप्ट जो हैं वो अवधारणाओं के बारे में सोचने और उनका विश्लेषण करने का स्तर जो है उनका वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट, थर्ड लेवल, ये है एक्सटेंशन। अब यहाँ पे जो नॉलेज है उसका विस्तार होता है, ठीक है। एज द वर्ड इम्प्लाइज द लर्न कंटेंट इज टेकन ए स्टेप फर्दर, यहाँ पे जो सीख लिया है हमने उसे हम एक कदम और आगे बढ़ाएंगे, यानी और जानकारी हम यहाँ पे प्राप्त करेंगे किसी नई सिचुएशन में, ठीक है। फोर्थ लेवल, इस पे क्या होता है, क्रिएशन। अब जो जानकारी हमने प्राप्त कर ली, किसी कॉन्सेप्ट को हमने सीख लिया, तो उसके बाद क्या, नाउ जो लेवल ऑफ नॉलेज है वो एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है, मतलब बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाता है, और जो लर्नर है वो प्रॉब्लम अपने तरीके से सॉल्व करने में सक्षम हो जाता है। यानी आपने स्टूडेंट्स को सिखा दिया किसी प्रॉब्लम के बारे में, किसी कॉन्सेप्ट के बारे में, ना वो अपने तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लग जाता है, ठीक है। वो क्रिएट करने लग जाता है सॉल्यूशंस, नए नए तरीके। नेक्स्ट, लेवल 5, चैलेंज, ये चुनौती होती है। नाउ लर्नर इज़ रेडी टू चैलेंज हिज ओन लिमिट्स, जो शिक्षार्थी है वो उसकी जो सीमाएं हैं, मतलब उसको जितना आता है या जितना वो कर सकता है उसको चैलेंज करता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्विमिंग सीख रहा है तो वो 1 मिनट में मान लो इतना डिस्टेंस कवर करता है, तो ना वो चैलेंज कर सकता है अपने आप को कि वो यहाँ से इतना डिस्टेंस कवर करे, ठीक है। तो ये लेवल 5 होता है, चैलेंज। ही डेयर्स टू टेक एक्सप्लोरेटरी एटीट्यूड टूवर्ड्स चैलेंज, वहाँ पे चुनौतियाँ जो है वो स्वीकार करता है और खोजपूर्ण रवैया अपनाता है, मतलब किसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन हो चाहे कुछ और हो, ठीक है। नाउ टीचिंग स्टाइल्स, पढ़ाने की जो शैलियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। नाउ थॉर्टन बी पॉल, इन्होंने 3 बेसिक टीचिंग स्टाइल्स जो हैं दिए हैं। अच्छा, ये जो टीचिंग स्टाइल मैंने पढ़ाई हैं, टीचिंग मेथड्स कराए हैं आपको, ये और ये जो टीचिंग के लेवल हैं ये सारा PDF से हैं, इग्नू की PDF से, ठीक है। द डायरेक्टिंग स्टाइल आप अलग अलग साइट पे देखोगे तो अलग अलग मिलेगा, बट ये जो है कंटेंट ये ऑथेंटिक है। तो पहली है डायरेक्टिंग स्टाइल, निर्देशन शैली। यह शैली मूलतः निर्देश आधारित शिक्षण पर आधारित है, मतलब यहाँ पे आप सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देते हो स्टूडेंट्स को। द टीचर गाइड्स द लर्नर्स, यहाँ पे जो शिक्षक है वो स्टूडेंट्स को गाइड करेगा थ्रू होल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, पूरी प्रोसेस के थ्रू, मतलब टीचर गाइड करेगा और बच्चे जो है उस गाइडेंस को लेंगे, ठीक है। जो मैथडोलॉजी यूज़ होती है इसके दौरान, ये क्या हो गया, लेक्चर हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन कोई दिखा दी, रीडिंग करवा दी, राइटिंग करवा दी। तो इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे टीचर ही तो गाइड कर रहा है, वही तो इंस्ट्रक्शन दे रहा है और वैसे वैसे बच्चे कर रहे हैं। अच्छा, अब इस स्टाइल में क्या होता है, द टीचर एंश्योर्स दैट ऑल द लर्नर्स फॉलो इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस प्रॉपरली। यहाँ पे टीचर सिर्फ यही इंश्योर करता है कि जो इंस्ट्रक्शंस वो दे रहा है बच्चे चुपचाप उसे फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अच्छा, कौन से उसमें कौन सी शैली में, डायरेक्टिंग स्टाइल में। डायरेक्टिंग मतलब यानी आप किसी को निर्देशन दे रहे हो। वैसे देखा जाए तो ये इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टीचर डिक्टेटर बन जाता है, वो जो बोलेगा वही होगा, ठीक है। इसमें आपको कहीं पे बच्चों का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है स्टूडेंट्स का इन मेथड्स में, नहीं ना। तो डायरेक्टिंग स्टाइल जो है वो ऐसी होती है। सेकंड है डिस्कसिंग स्टाइल, बहुत प्रेफर की जाती है ये। तो जो डिस्कसिंग स्टाइल है, यहाँ पे डिस्कशन होगा, नाम से ही पता चल रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, आपस में इंटरेक्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ ये ज़्यादा फ्रीडम होता है इसमें, किस चीज़ का, स्पीच का, बोलने का,
जो एनवायरनमेंट वातावरण है वो अधिक स्वतंत्र और खुला मिलता है, ताकि बच्चे जो है अपने पॉइंट्स जो हैं वो रख पाएँ, अपनी बात रख पाएँ, चर्चाएं कर पाएँ, प्रश्न पूछ पाएँ। जो टीचर होता है, टीचर लर्नर इंटरेक्शन है वो बहुत ही ऑब्वियस होता है इस स्टाइल में। टीचर फैसिलिटेटर बन जाता है यहाँ पे, ना कि डिक्टेटर। हु गिव्स इमेंस अपॉर्चुनिटी, जो बहुत मतलब जो है अपार अवसर देता है बच्चों को, किस लिए, सोचने के लिए। क्रिटिकली सोचो, आप एनालाइज करो चीज़ों को, विश्लेषण करो, आप बातें करो आपस में, एक दूसरे के साथ डिस्कस करो, आलोचना करो। मतलब जैसे यहाँ पे बच्चों को ओपन एनवायरनमेंट मिलता है अपनी थिंकिंग को डेवलप करने का, अपने आप को सामने रखने का। तीसरी है द डेलीगेटिंग स्टाइल, है ना, प्रत्यायोजित शैली। इस शैली में क्या होता है, लर्नर्स आर इंटरेस्टेड अपॉन विद देयर असाइनमेंट। यहाँ पे उनको असाइनमेंट सौंप दिए जाते हैं। लर्नर्स डू देयर एलोकेटेड असाइनमेंट्स इंडिविजुअली एंड इंडिपेंडेंटली। बच्चे जो हैं वो अपनी असाइनमेंट खुद करेंगे और स्वतंत्र रूप से करते हैं, उसमें खुद ही करेंगे, कोई और नहीं करेगा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द टीचर गिव्स देम द अथॉरिटी टू डिसाइड। यहाँ इस प्रोसेस में क्या होता है, टीचर उनको अथॉरिटी देता है कि आप डिसाइड करो कि कैसे करोगे, कहाँ से आप जो डेटा है वो कलेक्ट करोगे। एंश्योर सक्सेस इन परफॉर्मिंग देयर टास्क, ठीक है, कि कोई जो भी टास्क आपको मिला है उसको आप सक्सेसफुली कैसे परफॉर्म करोगे, ये भी सुनिश्चित करता है टीचर, ठीक है। नाउ अब इंस्ट्रक्शन, अब नेक्स्ट है टीचिंग एड। क्या, टीचिंग एड। टीचिंग एड जिसको हम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल भी बोलते हैं, जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो उस दौरान जो एड्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है, टीचिंग एड्स कह लो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM कह लो, या इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कह लो, बात एक ही है। तो ये जो मटेरियल होता है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और अच्छी बनाता है, ठीक है, और बढ़िया बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, निर्देशात्मक सामग्री। अब इसके अंदर TLM जो है टीचर यूज़ करते हैं किसी भी टास्क को प्रैक्टिकल बनाने के लिए, फ़न बनाने के लिए चिल्ड्रंस के लिए, ताकि वो उसे आसानी से और अच्छे तरीके से समझ पाएँ, है ना, ठीक है। ये हिंदी में है, जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं यहाँ से देख लें। अब एडगर डेल ने क्लासिफिकेशन दी थी, इन्होंने दिया था ये कौन, इस कौन को क्या कहते हैं, कौन ऑफ एक्सपीरियंस। और ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि कौन ऑफ एक्सपीरियंस किसने दिया, तो एडगर डेल ने दिया। और कौन ऑफ एक्सपीरियंस में ना ये चीज़ें अरेंज होती हैं, जो सबसे नीचे है वो मोस्ट यूज़फुल है और जो सबसे ऊपर है वो लीस्ट यूज़फुल है। अब देखो, जो टीचिंग एड्स की बात हो रही है, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात हो रही है ना, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल किस लिए यूज़ किया जाता है, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, इंटरेस्टिंग लगे लेक्चर। तो यहाँ पे ये जो बनाया गया है ये इसीलिए बनाया गया है। तो देखो, सबसे कम से चलते हैं पहले, वर्बल सिंबल की आपने ABCD ये आ लिख दिए, है ना, तो वहाँ से बच्चों को कितना समझ आएगा उनसे, ठीक है। तो वर्बल सिंबल आपने कोई बना दिया, विजुअल सिंबल बना दिया, ठीक है। ये इस तरफ ना ज़्यादा यूज़फुल होते चले जाते हैं। विजुअल सिंबल से ज़्यादा यूज़फुल क्या रहेगा, आप उनको पिक्चर, फ़ोटो दिखाओ, रेडियो सुनाओ, रिकॉर्डिंग दिखाओ, ठीक है। उससे ज़्यादा यूज़फुल क्या रहेगा, मोशन में जो पिक्चर्स होती हैं, ठीक है, वो उससे ज़्यादा एग्जीबिशन पे आप उन्हें ले जाओ, फील्ड ट्रिप पे ले जाओ, यानी टूर वगैरह पे ले जाओ, डेमोन्स्ट्रेट उनके सामने दिखाओ आप एक्सपेरिमेंट, ड्रामेटिक पार्टिसिपेशन, कोई ड्रामा करो या उस तरह की कोई एक्टिविटी अरेंज करो और उसमें उसके अंदर स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करा दो आप। उसके बाद कॉन्ट्राइव्ड एक्सपीरियंसेस, यानी बच्चों को खुद किसी एक्टिविटी का, किसी काम को करने का एक्सपीरियंस आप दे दीजिए। उसके बाद डायरेक्ट या पर्पसफुल एक्सपीरियंस, कॉन्ट्राइव्ड यानी देख के दूसरों के एक्सपीरियंस से, या फिर कोई ऐसी मूवी वगैरह चला दी। डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस, यहाँ पे बच्चा खुद करके सीख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कौन ऑफ एक्सपीरियंस। तो सबसे ज़्यादा यूज़फुल, इसमें से भी सीधा सीधा एक क्वेश्चन बनता है कि विच मटेरियल विल बी मोर यूज़फुल, कि कौन सा ऐसा साधन है जो ज़्यादा यूज़फुल रहेगा बच्चे को समझाने के लिए, किसका ज़्यादा इफेक्ट रहेगा। तो इस तरफ में जो सबसे पहला होगा उसका, और सबसे ज़्यादा होता है डायरेक्ट, जो इन हैंड एक्सपीरियंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये वही है, ये थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे दिखाई गई है कौन ऑफ एक्सपीरियंस। नाउ TLM जो है क्यों यूज़ करते हैं हम, पर्पस क्या है इसका, उद्देश्य क्या है, ताकि बच्चे मोटिवेट हों और पढ़ने के लिए, जब उनको इंटरेस्टिंग लगेगा लेक्चर तो मोटिवेट होंगे। रिटेंशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा टाइम तक उनको याद रहेगा, उनकी होलिस्टिक लर्निंग होगी, मतलब हर तरीके से लर्निंग उनकी अच्छी होगी।
क्लासरूम टीचिंग जो है ऑर्गेनाइज रहेगी, मतलब बच्चे भी जब टीएलएम से पढ़ते हैं तो वो आराम से बैठ के देखते हैं या फिर उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, इधर उधर शैतानी नहीं करते। फैसिलिटेट चेंज इन एटीट्यूड, उनके रवैये में भी बदलाव आता है एजुकेशन के लिए। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो है वो हो जाती हैं। लर्निंग को फन इससे बनाया जाता है। कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से बन जाता है, अवधारणा बन जाती है। नाउ अब टीएलएम जो है यानी टीचिंग एड या टीचिंग लर्निंग मटेरियल या इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, इसको हम देखते हैं कि किस किस तरीके के होते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट्स यहाँ से देख लें। पहला है ऑडियो। ऑडियो यानी जो आप सुन के उसको इंटरप्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपकी आवाज़ आ गई, टेलीफोन पे आपने बातचीत कर ली, ऑडियो टेप कोई सुना दी, ग्रामोफोन रिकॉर्ड सुना दिया, रेडियो प्रसारण सुना दिया, ठीक है। दूसरा क्या है विजुअल। इसमें क्या आएगा विजुअल प्रिंट, कोई फ़ोटो, टेक्स्ट बुक, मैगजीन, न्यूज़पेपर, प्रोग्राम मटेरियल, केस स्टडी कोई ऐसी दिखा दी, ठीक है। तो विजुअल के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, दो होती हैं, एक नॉन प्रोजेक्टेड और एक प्रोजेक्टेड, ठीक है। प्रोजेक्टेड यानी आप प्रोजेक्ट कर दो किसी स्क्रीन पे, इसमें स्लाइड आ गई, फिल्म स्ट्रिप आ गई, ओवर हेड प्रोजेक्टर आ गया, माइक्रो फिल्म आ गई, माइक्रो कार्ड आ गया, ठीक है। हिंदी में ये यही वर्ड्स हैं, ठीक है। नाउ नॉन प्रोजेक्टेड में दो तरीके के होते हैं, एक तो 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल वही होते हैं जिनके लेंथ और ब्रेड्थ होती है, और 3 डायमेंशनल वो होते हैं जिनकी हाइट भी होती है, ठीक है। तो टीएलएम 2D जो नॉन प्रोजेक्टेड होते हैं, जो आप किसी स्क्रीन पे नहीं दिखा रहे, लेकिन विजुअल टीएलएम ये है। विजुअल यानी आप सिर्फ देख सकते हो, ऑडियो वाले सिर्फ सुन सकते हैं, अभी सिर्फ विजुअल की बात हो रही है। एक प्रोजेक्टेड था, एक नॉन प्रोजेक्टेड। अच्छा, प्रोजेक्टेड में ना एक चीज़ ध्यान रखना, इनमें आवाज़ नहीं आती है, स्लाइड होगी, फिल्म स्ट्रिप होगी, ओवरहेड प्रोजेक्टर होगा, बट वॉइस नहीं होगी इनमें। 3D में क्या आ गया, कोई मॉडल बना दिया, कोई मॉकअप है, कोई डायरमा है, कोई ग्लोब है, रिलीफ मैप है, स्पेसिमेन है, पपेट है, होलोग्राम है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से कोई भी एक चीज़ उठा के आपसे पूछ लेंगे, ऑडियो है, वीडियो है, प्रोजेक्टेड है, नॉन प्रोजेक्टेड है, 2D है या 3D है, ठीक है। 2D में क्या क्या आता है, जैसे ब्लैक बोर्ड राइटिंग हो गई, चार्ट्स हो गए, पोस्टर हो गए, मैप दिखा दिया, कोई डायग्राम बना दिया आपने, ग्राफ दिखा दिया, फोटोग्राफ हो गई, कार्टून, कॉमिक स्ट्रिप हो गई, ठीक है। तो ये सारे 2D में आते हैं। नाउ जो सबसे पॉपुलर है वो है ऑडियो विजुअल टीएलएम, यानी ऑडियो विजुअल, जिसके अंदर आप सुन भी सकते हो और आप देख भी सकते हो। तो इसके अंदर मोशन पिक्चर फिल्म आ गई, टेलीविज़न आ गया, आपकी वीडियो डिस्क कैसेट आ गई, स्लाइड टेप प्रेजेंटेशन आ गई, मल्टीमीडिया, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें आ गई ऑडियो विजुअल टीएलएम में, ठीक है। नाउ एक और इसके अंदर क्या है, टेक्स्ट बुक। अब टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि मेनली तो वही पढ़ाई जाती है, और जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर कुछ इमेजेस भी इंक्लूडेड होनी चाहिए। अच्छी टेक्स्ट बुक कैसे होती है, उसके अंदर ऑथेंटिक कंटेंट होना चाहिए, कि मतलब ऐसा नहीं कि गलत कुछ है या फिर उसके अंदर जो सामग्री है वो सही नहीं है, ठीक है। तो और जो कंटेंट है टेक्स्ट बुक के अंदर वो लॉजिकल होना चाहिए, कोहेरेंट एंड सीक्वेंशियल होना चाहिए, मतलब एक क्रमांक से होना चाहिए, मतलब लेसन 1 फिर लेसन 2 लेसन 3, तार्किक होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। लैंग्वेज जो है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि साधारण हो और बच्चों को समझ में आए, ठीक है। ऑडियो मटेरियल्स में क्या क्या आता है, जैसे अगर आप देखो तो टीचर की वॉइस है, ऑडियो, सीडी, रेडियो, पॉडकास्ट। और वीडियो मटेरियल्स में क्या क्या आता है, कोई वीडियो दिखाए, सीडी, डीवीडी, कंप्यूटर, टेलीविज़न, ठीक है। तो ये सारे ऑडियो वीडियो मटेरियल हैं। तो ये हो गया हमारे 4 टॉपिक्स जो हैं, और जो सब टॉपिक्स हैं वो कवर हो चुके हैं। अपकमिंग लेक्चर जो है, अब नेक्स्ट टॉपिक है इवैल्यूएशन सिस्टम। जो इवैल्यूएशन सिस्टम है इसके अंदर असेसमेंट भी होती है और इवैल्यूएशन भी होती है, और इन दोनों टॉपिक्स को ही हमने बहुत अच्छे से कवर किया है केवीएस की प्लेलिस्ट में, ठीक है। ये जो ईएमआरएस की प्लेलिस्ट है, इस लेक्चर के तुरंत बाद जब आप उस प्लेलिस्ट को चेक करोगे तो उसमें आपको ये इवैल्यूएशन वाली वीडियो भी मिलेगी और असेसमेंट वाली भी वीडियो मिलेगी। इन दोनों को आप डिटेल में देख लो, पूरा इवैल्यूएशन सिस्टम जो है वो कवर यहाँ पे हो जाएगा। और ये जो थ्रू आउट द लेक्चर हमने लिया है, इसकी पीडीएफ अगर आप एक्सेस करना चाहते हो, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ऐसी ही ये आपको मिलेगी आपके ड्राइव में, ठीक है। तो आप इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, ठीक है, आपको कॉल नहीं करना है, ठीक है। और ये हमारा नेल स्टडी टाइम ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी यहाँ पे अपडेट कर दी जाती है। तो हैव अ गुड डे गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।